हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, हमने यूपी पीसीएस प्री का 2022 का पेपर पहले पार्ट में 84 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ जगह का नाम है और जो उद्योग है उसका कुछ उद्योगों का केंद्र है। ओसाका सिगार से दिया है, डेट्रॉयट पौध निर्माण से दिया गया, क्यूबा सूती वस्त्र से दिया गया है, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन से दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हमें बताना है कौन सा केंद्र, कौन से उद्योग का केंद्र कहाँ होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3412 3412 3 ओसाका सूती वस्त्र से, उसके बाद में 4 मोटर वाहन डेट्रायट मोटर वाहन से हो जाएगा, और क्यूबा सिगार से सुमेलित हो जाएगा, और डी का सेंट पीटर्सबर्ग ये पोत निर्माण से हो जाएगा। ठीक है, 3412 ओसाका सूती वस्त्र से, डेट्रॉयट मोटर वाहन से, और क्यूबा सिगार से, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण से। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क बेंडहे का है, याटर ड्रूब्रो का है, एंटन सेप्लेरो का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क बेंडहे। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क बेंडहे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन पूरी की। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क बेंडहे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन पूरी की। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धारणीय सतत विकास लक्ष्य सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 साल 2015 से लेकर 2030 के लिए 17 लक्ष्य और 169 परियोजना तय किए गए हैं। इस विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 17 लक्ष्यों में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है, यानी जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी तीनों ऑप्शन को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूछ रहा है जैव आरक्षित क्षेत्र और कौन से राज्य में है। ठीक है, तो मानस कहाँ है? ये आपका असम में है। ठीक है, मानस कहाँ है? असम में है। उसके बाद में पंचमढ़ी कहाँ है? तो सुंदरबंस होगा आपका पश्चिम बंगाल में। पंचमढ़ी नंदा देवी ये तो होना चाहिए आपका उत्तराखंड में, लेकिन ठीक है।
मानस है असम में, ठीक है, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, पहले का है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तो ये नंदा देवी उत्तर प्रदेश से होगा क्योंकि उत्तराखंड है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए अब सवाल में यही माना जाएगा। ठीक है, चूंकि वर्ष 2000 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, इसलिए नंदा देवी उत्तर प्रदेश का विकल्प सही माना जा सकता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। ठीक है, ए यानी 3421 3421 3421। ठीक, वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मेवाड़ से, मालवा से, मारवाड़ से या बुंदेलखंड से? जैता और कुंपा का संबंध मारवाड़ से थे। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेनानायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता। जैता और कुंपा का संबंध मारवाड़ से थे। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेनानायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित हैं। बागपत होम फर्निशिंग एवं गुड्स। ठीक है, होम फर्निशिंग एवं गुड्स का सामान बनता है। अमेठी में मूंज के उत्पाद बनते हैं। आगरा में चर्म उत्पाद का काम होता है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बागपत है ये सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है। कहाँ का है? चित्रकूट क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने, असम ने, अरुणाचल प्रदेश ने या केरल ने? ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश है ऑप्शन, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, केरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा 537 किलोमीटर हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें सही स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहली पार्टी है 1982 में स्थापना हुआ तेलुगु देशम पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का 1984 में, समाजवादी पार्टी का 1992 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
डी। पहले बहुजन समाजवाद पहले तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 93, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। दूसरा कथन है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो इसमें पूछ रहा है केवल एक सही है, दोनों कथन सही है, केवल दो कथन सही है, दूसरा कथन सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल सदस्य देशों के लिए प्राथमिकता विषय है। 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल सदस्य देशों के लिए प्राथमिकता विषय है। क्वेश्चन नंबर 94 है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? राजा राम मोहन राय थे, एम.जी. रानाडे थे, या ज्योतिबा फूले थे, या ताराबाई शिंदे थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक पत्र दीनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा किया। वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक पत्र दीनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 95। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 2022 जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। फिर कह रहा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका दोनों कथन बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम इंग्लैंड शहर में होगा। वर्ष 2026 में इन खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया, दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कथन क्या कह रहा है? एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ठीक है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका सही आंसर बताना है। ए आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्या इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा बी। ऐसे मिश्रण
जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण है। नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण है, अतः अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। समांगी मिश्रण में इसके घटक समान अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कुछ ग्रंथ दिए हैं और रचनाकारों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो रागमाला रागमाला का रचनाकार कौन है ये बताना है। ठीक है, रस कौमुदी का वेंकटरमण से दिया है, राग विबोध का पुंडरीक विट्ठल से दिया है और चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ से दिया है। तो इसमें हमको रचनाकारों से सही मिलाना है। तो राग मालिका है पुंडरीक विट्ठल की। ठीक है, रागमाला जो ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी के रचनाकार हैं श्रीकंठ। राग विबोध के रचनाकार हैं सोमनाथ। राग विबोध के रचनाकार कौन है? सोम विबोध। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार कौन है? वेंकट माखिन। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक वेंकट माखिन है, किंतु विकल्प में वेंकटरमण दिया है। ठीक है, वेंकट माखिन लिखा आ जाए या वेंकटरमण, तो इसका आंसर हम इसी पर लगाएंगे। ठीक है, वेंकट माखिन है जब भी लगा देंगे, और या वेंकटरमण दिया हुआ है जब भी लगा देंगे, किंतु विकल्प में क्या लिखा है? वेंकटरमण दिया है। ठीक है, तो वेंकटरमण पर लगा दिया हमने। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रीजन क्या है? राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ठीक है, इसमें भी वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए आर दोनों सही है। ए आर एक सही व्याख्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्धों और वैश्विक स्तर पर हुए विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सका। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। यही कारण सत्य है, यह कारण सत्य है। अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 99। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ दिवस दिए हैं और घटना या अवसर दिया है। ठीक है, तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कुछ मतलब इधर उधर दिए गए हैं कूट, उनको हमें सही ढूंढ के मिलान करना है। 22 मई को क्या मिलाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। 29 जुलाई को ये मिलाया जाएगा। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ठीक है, और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। सी का हो गया 1। अब सी का 1 से तो ये ऑप्शन कट गया और दूसरा और चौथा ऑप्शन कट गया इसमें। ठीक है, अब 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है 22
मई को, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। यानी हो जाएगा 2 4 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? चांदी का है, टीन का है, कॉपर का है या मिनरल ऑयल खनिज तेल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की पेगु श्रृंखला इरावदी और सितांग नदियों के बीच स्थित है। यह श्रृंखला पोपा पर्वत के सिंगू टारा पहाड़ियों तक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? केला, यूकेलिप्टस, बबूल या नीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसे पारिस्थितिकीय आतंकवादी की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है। यह वृक्ष जहाँ पर भी उगता है वहाँ भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे उस क्षेत्र का जल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 17वें संविधान संशोधन या 75वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ राज क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? शंकर नायर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या रामेश्वर सिंह ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 था, बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था। 5,12,860.872 करोड़ था। दूसरा पॉइंट है, इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें हाँ या ना का जवाब देना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021 के बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपये था। इस बजट में 10,967
0.87 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई, जबकि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6,15,518.797 करोड़ रुपए है, जबकि इसमें नई योजनाओं के लिए 39,181.10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी दोनों ही पॉइंट जो कथन है बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल तट है, मन्नार तट है, खंभात तट है या उत्तरी सरकार तट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात का तट। क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लिमिटेड के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा दिसंबर 2014 में आयोजित किए गए एक अध्ययन के अनुसार ज्वारीय शक्ति की संभावित क्षमता 12,455 मेगावाट है। गुजरात में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु में पाक खाड़ी मन्नार चैनल और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन ये निम्न मध्यम ज्वारीय तरंग शक्ति वाले संभावित क्षेत्र में हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? कलिबंगा और रोपड़ से, हड़प्पा एवं कोटदीजी से, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, धौलावीरा एवं भगनात्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। आगे क्या पूछ रहा है, कब किया गया? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, या 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसके तहत नए अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसके तहत 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। उसके बाद में 108 नंबर क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या झारखंड है, या कर्नाटक है। 2 राज्यों की बात की गई है। ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन दिया है, पहला चौथा, या पहला तीसरा, या दूसरा चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में 59.64% होता है पूरे भारत का। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 14.11% होता है पूरे भारत का। कर्नाटक में 12.76% है। झारखंड में 10.93% लौह उत्पादन होता है। अन्य 2.56%, यानी और पूरे राज्य में मिला के 2.56% होता है। बाकी मेन जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पर झारखंड। यहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है और पूरे भारत में 2.56% लोहा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? एल्युमिनियम आयन
ओजोन, मीथेन, फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक BOC सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषक पाए जाते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक BOCs सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषक पाए जाते हैं। इसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा NO2, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का BOCs, ओजोन O3 से डिनोट करते हैं, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PN से डिनोट करेंगे। प्रकाश का रासायनिक धुंध का पर्यावरण और मनुष्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें मौजूद रसायन आंखों में जलन पैदा करते हैं या नाइट्रोजन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। दूसरा पॉइंट है TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही है। ठीक है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों सही है। जनवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25/2022 के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड एक्सचेंजर रहा। इसके बाद दूसरा स्थान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, तीसरा स्थान इन्फोसिस का रहा। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 7वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष दिया है और लोकसभा दी गई है। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पहला 7वीं लोकसभा ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, तो 7वीं का जो चुनाव वर्ष है 1980 में हुआ था, 11वीं का 1996 में हुआ था, 9वीं का 1989 में हुआ था। ठीक है, 13वीं का 1999 में हुआ था। 7वीं का 1980 में, 11वीं का 1996 में, 9वीं का 1989 में, उसके बाद 13वीं का 1999 में। क्वेश्चन नंबर 112 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ऑप्शन है पटना, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है इंदौर और चौथा है कोटा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त शहर भारत का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शहर है। इस रिपोर्ट में पहले पर बांग्लादेश के ढाका शहर को और तीसरे स्थान पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर को रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण से युक्त शहर भारत का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शहर है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बांग्लादेश के ढाका शहर को और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर को रखा गया है। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला पॉइंट है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
दूसरा पॉइंट है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा देश से बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चौथा पॉइंट है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए पहला, दूसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से सही है, दूसरा और तीसरा सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया। चाइना दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ठीक है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है। कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों यथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। एनाफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स, एशियाई बाघ मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, बी और डी। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित बुखार है जो एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्यतः एडीज की 2 प्रजातियों एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस के मच्छरों द्वारा होता है। एडीज एल्बोपिक्टस को एशियाई बाघ मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। एडीज एल्बोपिक्टस को एशियाई बाघ मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेंगू मुख्यतः एडीज इजिप्टी द्वारा ही फैलता है। एशियाई बाघ मच्छर एडीज एल्बोपिक्टल इसके लिए कम जिम्मेदार हैं। यह मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर, पित्त बुखार और जीका वायरस के भी वाहक हैं। डेंगू बुखार होने पर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी को माना है। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी को माना, खाली एडीज को माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। 2 सूचियाँ दी गई हैं और उनको सुमेलित करना है। कुछ देवताओं के नाम हैं और उनका पहचान यानी उनका सिंबल जो है किससे पहचाना जाता है। शिव का सिंबल क्या है, तो त्रिशूल है। ठीक है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी है और सरस्वती का बीड़ा है। ठीक है, तो शिव का त्रिशूल 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, शिव का त्रिशूल से, विष्णु का चक्र से, गणेश का रस्सी या फंदा से और सरस्वती का बीड़ा से। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शरणार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ, हेनरी चार्ज, किंग्सले डेविस या सर हेनरी मैन। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बूथ। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो चार्ल्स बूथ थे इसके शोध
शोधार्थी, ठीक है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है, अवस्थित है? तो यह है आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मीथेन ही सर्वाधिक सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। ठीक है। तो इसका आप आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार लता मंगेशकर थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यकाल लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर का निधन मुंबई में हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविजंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 130वें पर, 110वें पर, 140वें पर या 136वें पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 136वें स्थान पर। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 से 21 के लिए हैप्पीनेस रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष 3 स्थानों पर क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, अंतिम 3 स्थानों पर क्रमशः अफगानिस्तान 146वें पर, लेबनान 145वें पर और जिम्बाब्वे 144वें पर हैं। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दबाव या दाब, लेंस की क्षमता दी गई है, ऊष्मा दिया गया है, इसका ऐसा ही मात्रक दिया गया है एक तरफ। ठीक है। तो इसको सही हमें सुमेलित करना है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता दी गई है। ठीक है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा पास्कल, लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायप्टर, ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता हो जाएगी बेकुरल। ठीक है, बेकुरल। तीनों सही हैं, बाकी जो बेकुरक्यूरी है ये गलत है, ये इसका होगा बेकुरल। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र
प्रोफरी प्रोफरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर ए सही है परंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। विश्व खनिज उत्पादन 2016-20 के अनुसार 2016-20 के अनुसार 5.7 मिलियन टन के उत्पादन के साथ चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। अतः कविकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नोट में दिया है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1998 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आयोग ने सी माना था। जिसका उत्तर आयोग ने सी माना था, यानी आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतिनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन बी में है गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी। ऑप्शन सी में व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन डी में व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती और सचिंद्र सन्याल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यतिनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सन्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही है। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सन्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 125 है, कुछ रोग दिए गए हैं और उनके कारक फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है, यानी किससे कौन सा रोग होता है। खट्टे नासर कीट दिया गया है, गन्ने का लाल सड़न रोग, ऑक्सीजन की कमी, आलू का कृष्णकांत रोग किससे होता है, जीवाणु से, गेहूं का साहू रोग हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, यानी खट्टे नासर जीवाणु से होते हैं। ठीक है, उसके बाद गन्ने का लाल सड़न रोग, ये कवक कहलाता है। ठीक है, 3-4-2-1। आलू का कृष्णकांत ऑक्सीजन कमी से होता है और गेहूं का साहू रोग कीट रोग से होता है। ठीक है, 3-4-2-1। खट्टे का नासर जीवाणु से, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक या फुई। ठीक है, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं का साहू रोग कीट से होता है। प्रश्न में गेहूं का जो साहू रोग है दिया गया है, जो कि सेव रोग होना चाहिए था। सेव या ममनी रोग से ग्रस्त पौधों के तनों का आधार फूल जाता है और पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी से सलोटें दिखाई देती हैं। बालियां छोटी और मोटी रह जाती हैं जिनमें काले रंग की ममनियां बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, दिए गए दो कथन, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
लिम्नेटिक क्षेत्र किसी समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है। पादप पलकों को भी वृद्धि करने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलकों की वृद्धि आदर्श दशाएं होने के कारण ये यहाँ अधिकता में वृद्धि करते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः बनी होती है किससे? ब्यूटेन से, प्रोपेन से या इथेन से या मीथेन से। सीएनजी का पूर्ण नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद होता है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है। इसमें लगभग 93.05% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन। यह पर्यावरण रूप से एक स्वच्छ ईंधन है। यह पर्यावरणीय रूप से एक स्वच्छ ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 128 है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में कौन थी? मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? टोनी एनसिंग, कैरोलिना बिलावस्का, श्री सैनी या ओलिविया यासे। तो इसका सही आंसर होगा कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता थी। ठीक है। मार्च 2022 में मिस वर्ल्ड 2021 का 17वां संस्करण प्यूर्टो रिको में आयोजित किया गया। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने वर्ष 2021 का यह खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2021 में भारतीय अमेरिका मॉडल श्री सैनी फर्स्ट रनर अप थी। 129 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। योजना कार्यक्रम दिया गया और प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दिया गया 1995 में। ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहकारिता कार्यक्रम 2005 में दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2001 में दिया गया है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1999 में दिया गया है। ठीक है। तो इसका कूट होगा 2143 2143 2143 2143। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से हो जाएगा। ठीक है। 2143 और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में चालू किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 से चालू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चालू किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 से चालू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 जो है बिल्कुल सही हैं, एक जो है वो नहीं सही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये कह रहा है हीराकुंड में है। ठीक है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को कहाँ है? कोरबा में। उसके बाद में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट में, बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मालको जिसे बोलते हैं, यह है चेन्नई में। 3 जो है बिल्कुल सही हैं और चौथा जो है वो गलत है, ये बताना है हमको। ठीक है। तो मालको है वही गलत है, बाकी सभी तीनों ऑप्शन सही हैं। वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड का विलय हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल्को हीराकुंड में कर दिया गया था। अतः वर्ष 2004 से इंडाल का अस्तित्व नहीं है। हालांकि तत्कालीन समय के अनुसार इंडाल हीराकुंड में स्थित था, अतः इसे सही सुमेलित माना जा सकता है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको मेट्टूर तमिलनाडु में स्थित है।
अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी दिया गया है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा? ये मीथेन है। ठीक है, अभी पढ़ा था सीएनजी में, प्राकृतिक गैस के बारे में लिखा था, वही है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से संतृप्त प्रकाश पैराफिन जैसे मीथेन और इथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। उक्त मिश्रण में अन्य हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1। रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। ठीक है, माधवाचार्य द्वैत से, निम्बार्क द्वैताद्वैत से और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसके बाद में आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, या फिर राज्यसभा द्वारा, या लोकसभा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन के द्वारा बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन के द्वारा या जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 134 है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, या फिर गुजरात, केरल, पंजाब, या फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं: गुजरात, केरल और पंजाब। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? आर वेंकटरमण ने, नीलम संजीवा रेड्डी ने, जाकिर हुसैन ने, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने? तो इसमें सभी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी इन्होंने नहीं किया था। ये लोकसभा के अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो उसके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वह वर्ष 1967 से 69 तथा वर्ष 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था, जबकि आर वेंकटरमण ने 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। ठीक है,
जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, उन्होंने कभी उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं किया। वो लोकसभा के अध्यक्ष थे 1967 से 69 में और 1977 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? पेरिस, हांगकांग, लंदन या फ्रैंकफर्ट? जनवरी 2022 में जारी वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में शीर्ष व्यावसायिक शहर का स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम को क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम स्थान प्राप्त हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उत्तर चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ सतत विकास के बारे में दिया गया है, तो संबंधित क्षेत्र दिया गया है। SDG 10 गहरा जलवायु से संबंधित है। SDG 13 भूमि पर जीवन से संबंधित है। SDG 14 असमानताओं में कमी। SDG 15 जल के नीचे जीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SDG 10 असमानताओं में कमी। SDG 13 जलवायु परिवर्तन। SDG 14 जल के नीचे जीवन। SDG 15 भूमि पर जीवन। यानी ऑप्शन 3143 3142 हो जाएगा। यहाँ भी सूची को मिलाना है और सूची में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सूचियों से हमें उत्तर निकालना है। ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिका दिया गया है, प्रकाशन का स्थान दिया गया। स्वदेश आगरा में कह रहा है, भारत बंधु अल्मोड़ा में, सत्यवादी हाथरस में और शक्ति गोरखपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4312। स्वदेश का प्रकाशन कहाँ हुआ? गोरखपुर में, भारत बंधु का हाथरस में, सत्यवादी का आगरा में और शक्ति का अल्मोड़ा में। स्वदेश का गोरखपुर में, भारत बंधु का हाथरस में, सत्यवादी का आगरा में और शक्ति का अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक, इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? LBS है एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? लोन बैंकिंग स्कीम है या लीड बैंकिंग स्कीम है या लोन बैंकिंग सिस्टम है या लीड ब्रेकिंग सिस्टम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना यानी लीड बैंकिंग स्कीम। वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंकिंग योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहत नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 140 से निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? बोलिविया, सूरीनाम, पेरू या उरुग्वे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलिविया। ठीक है, बोलिविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थल रुद्ध देश है। सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के तटीय देश हैं। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी स्थल रुद्ध देश है। भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1993, 1996, 1995 और 1998। तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम 1996 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। 1995 में भोरिया समिति की रिपोर्ट पर
1995 भूरिया समिति की रिपोर्ट पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? हुमायूं ने, जहांगीर ने, या अकबर ने, या शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कपेंद्र कल्पलता में इन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया। कविंद्र कल्पलता में इन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? कोलेरू में, डल में, उलर में, या लोकतक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतक में। ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में अवस्थित है। यह पार्क लोकतक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण को नृत्य वाली हिरण डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अकेला तैरता उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा, महानदी, या ताप्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अपवाह क्षेत्र 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र 87,900 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ। अहरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ कौन सा बांध कह रहा है उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अहरौरा मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश में, अडवा मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, बदुआ बांका बिहार में है। ठीक है, जो बदुआ है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बिहार में है। उसके बाद ज्योतिबा फूले संबंधित थे, किससे संबंधित थे? कृषक आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, या फिर जात विरोधी आंदोलन से, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से? तो इनका सही आंसर है ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। इनका संबंध जात विरोधी आंदोलन से है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की। वर्ष 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा, परिकीर्ण सौर विकिरण के द्वारा, परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म और ठंडा होने में अनेक तरीके हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए
एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? UAET, CUET या CUAT? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CUET। ठीक है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम से एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। CUT का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा कराया गया। क्वेश्चन नंबर 149 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कुछ ट्रेड यूनियन दिया गया है और दलीय संबद्धता दी गई है। ठीक है। भारतीय मजदूर संघ किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। उसके बाद में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ये दिया गया है, मतलब इसको मिलान करना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा 4132। भारतीय मजदूर संघ ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है। भारतीय मजदूर संघ 1955 में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 ये किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 ये कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान में या श्रीलंका में? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये मिलता है बांग्लादेश में। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित भूमिगत जल बहुत से देशों में मिलता है, जिनमें शामिल है बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, भारत, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्सेनिक के मनुष्य के अंदर प्रवेश करने के अन्य माध्यम भी हैं। यह मछली, मीट, दुग्ध उत्पाद आदि के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे प्रभावित राज्य है। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका 2022 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, प्री परीक्षा हुई थी, उसका सॉल्व। ठीक है। अब इसके आगे हम 2021 का सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद तब तक के लिए।